एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक शाम कलमकारों के नाम में, जहां हम आपसे मिलवाते हैं कुछ बेहतरीन कलमकारों से, जिनकी खूबसूरत कविताएं तो हम सुनते ही हैं, उनकी उपलब्धियों को भी जान पाते हैं और साथ ही यहाँ हम उनके अनुभवों से कुछ सीखने का प्रयास भी करते हैं। आज की हमारी कलमकारा है अर्चना झा। अर्चना झा मई माह की पोएट ऑफ द मंथ की विजेता रही। चारों चरणों में बेहद खूबसूरती से, कहानियों से, कविताओं का सृजन कर अपनी उत्कृष्ट लेखनी का प्रदर्शन किया। यूं तो मई माह में सभी प्रतिभागियों ने अपनी सृजनात्मक क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब क्योंकि ये प्रतियोगिता है तो विजेता तो किसी एक को ही होना होता है। तो अर्चना झा और उनकी लेखनी से शायद ही कोई अपरिचित होगा। बेहतरीन लेखिका हैं। उसके बेहतरीन लेखिका होने के साथ साथ वो एक खुश मिजाज गृहिणी हैं। अपने दायित्वों को संभालते हुए पिछले 2 दशक से लेखन में सक्रिय हैं। शब्दों से खेलते हुए भावनाओं को इतने लयात्मक ढंग से किसी भी विधा में कह जाती हैं कि पढ़ने वाला बस पढ़ता रह जाता है। आप सोच रहे होंगे इतनी तारीफ, तो जी बिल्कुल, इसकी हकदार हैं वो। चलिए उन्हीं की पंक्तियों में उनका स्वागत करते हैं। मुझको परिभाषित करते जो मुझको परिभाषित करते जो ये है मेरे मन के मीत, गीत गजल कविता छंदों से लेना चाहूं जग को जीत। नित नवीन शब्दों से करती नित नवीन शब्दों से करती हूँ इनका नूतन श्रृंगार। ये सहेज कर रखते मेरे भावों का सारा अंबार। रखते मेरे भावों का सारा अंबार। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ स्वागत करते हैं अर्चना झा जी का। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम। मैं सुन रही थी, बहुत ही इतनी सारी तारीफ के मैं लायक नहीं हूँ। मैं भी सीख ही रही हूँ, तो फिर भी बिल्कुल बहुत आप बहुत लायक है, तभी आपकी तारीफ की गई है। चलिए धन्यवाद। अर्चना, आपको पीओटीएम के विजेता होने पर बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप केकेजे रत्न भी रह चुकी हैं। तो एक लेखक का काम होता है एक शब्द से एक कविता को गढ़ देना, या एक कविता को किसी एक शब्द में बांध देना, किसी एक शब्द से समाहित कर देना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रतियोगिता जीत कर आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो सिर्फ एक शब्द में अगर आपको बताना हो तो कैसे बताएगी? सिर्फ एक शब्द में बताना है, एक वाक्य बिल्कुल। सेंटेंस नहीं चलेगा? नहीं, सिर्फ एक शब्द में। आप कवितनी अच्छा, हैं। तो अगर एक शब्द में मैं कहूँ तो ये जीत के मुझे मतलब आह्लादित महसूस हो रहा है। आह्लादित, आह्लादित महसूस। बहुत खुशी महसूस हो रही है। चलिए अब आप खुल के बता सकती हैं। और एक वाक्य में कहूँ कि एक सेंटेंस में, तो मेहनत का फल मीठा होता है। मैं यही कहूंगी कि मेहनत बिल्कुल करो, उसका फल जरूर मिलता है आपको। ये कहना बिल्कुल है। बिल्कुल। नहीं, अब आप एक वाक्य में नहीं, आप पूरा और भी कुछ भी कह सकती हैं। अपनी खुशी का पूरे तरीके से इजहार कीजिए। अच्छा, तो बस ये खुशी तो होती है क्योंकि इस बार का जो विषय भी था वो बहुत ही अलग था। बहुत ही मुझे, मैं कभी मतलब स्टार्ट करती हूँ लेकिन मैं फिर वो नहीं ले पाती। लेकिन इस बार का जो पहला ही जो मैंने पढ़ा कि कहानी में कविता लिखनी है, तो जी। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं इसमें एकदम से लग गई थी। और इसलिए भी मुझे बहुत रुचि थी, और इसमें एक चैलेंज था जैसे, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि आप ये सोचते हैं कि आपकी अपनी कहानी होती है, आपके थॉट्स होते हैं, सब आपका होता है, आपको अपने बिल्कुल कंफर्ट जोन पर उसको आप ढाल देते हैं। लेकिन इसमें था कि कहानी आप दे रहे हैं, विधा आप दे रहे हैं, आप पंक्तियां आपने डिसाइड किया, उसके बाद हमें उसमें बंधना है। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग था, और उसके उसमें मैं जीती, तो उसके लिए मुझे इसकी मुझे डबल खुशी है।
चलिए, आपको मजा आया ना। मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि आप इस बिल्कुल अलग थी इस बार ये वाली प्रतियोगिता, आपको कहानियों से कविताएं लिखना था, तो और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? चारों बिल्कुल अलग अलग था, आखिर में तो आपको एक फिल्म पे लिखनी थी, तो कुछ और भी ये बताना चाहें तो। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो यही आकर्षित किया मुझे कि कहानी में कविता लिखनी है। उसके बाद जो उसके टॉपिक भी जो थे वो भी इंटरेस्टिंग थे कि बीरबल अकबर बिरबल की कहानी को आपको लिखना जी, है, कान्हा जी की ये कोई बाल कथा या कोई दोहा लिखना था उस तो, पे। हाँ, उनका ये और उसके बाद जो मतलब और ये जो लास्ट वाला था इसमें मैं ये शब्द पता नहीं यूज़ करना चाहिए दिमाग की दही हो गई सोच-सोच के। एक 3.5 घंटे की मूवी, 5 किरदार, 1 डायलॉग, सरसी छंद में, 16 पंक्तियों में, तो वही इसीलिए मैंने कहा कि मेहनत का फल मीठा होता है। मैं लगी रही मुझे जब तक मुझे ऐसा लिखना था कि वो एकदम डायलॉग भी एज़ इट इज़ आना चाहिए, वो ऐसे ना हो कि उसका वर्ड भी चेंज बिल्कुल। होना चाहिए। तो ये चीज़ ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया था, इसीलिए मैंने पर्सनली भी बोला था आपको कि ये मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है आपका ये अंदाज़ बिल्कुल अलग है क्योंकि हर हमेशा मिलता है, तो आप अगर कुछ अलग नहीं करेंगे तो कैसे कोई अट्रैक्ट होगा, कैसे उसका लिखने बिल्कुल का वो करेगा। तो ये अट्रैक्ट चीज़ भी, मुझे और आप बहुत सीखते भी हैं, आप कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, सीखते हैं हाँ, आप इस तरीके से। मुझे और अपने आप को चैलेंज करना था, अपने आप को पुश करना था, किस बिल्कुल। हद तक आप अपने आप को वो ले जा सकते हो। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये इस बार का टॉपिक। चलिए, हम लोग को भी खुशी है कि आप मैंने लोग को ये सब पसंद आया। तो अर्चना, आपका लेखन में इतना ज्यादा अनुभव है कि मेरे जहन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, और मैं आज बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछने वाली हूँ। लेकिन उन प्रश्नों पे आए उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अपने बारे में कुछ और बताइए। लेखन के अलावा आपको क्या पसंद है, क्या रुचि है आपकी, वो सब बताइए हमें। लेखन तो मेरे जीवन से जुड़ा ही है, उसके अलावा मुझे अच्छा लगता है ड्राइंग, पेंटिंग करना और मुझे मतलब एक एक तरह की दिन-रात वैसे ही तो वैसा ही एक तरह की लाइफ रोज़ मुझे लगता है कुछ अलग होना चाहिए। तो उसके लिए रूटीन लाइफ मुझे से हटकर। कभी मैं घर की सेटिंग चेंज कर देती हूँ, कभी मैं कोई नई डिश बना लेती हूँ। मुझे कुछ-कुछ अलग कभी अपना मज़ाक-मस्ती परिवार, दोस्तों के साथ वक़्त बिताना, तो मुझे रोज़ एक कुछ अलग एक्साइटिंग अच्छा लगता है, मौज-मस्ती और सीख भी हो जिसमें। तो उस तरह से मुझे वक़्त बिताना पसंद है मुझे कि जिसमें आपको सीख भी मिले, मौज-मस्ती भी हो और आपका मतलब बता रही हूँ कि कुछ नहीं समझ आता तो मैं सेटिंग ही चेंज करने लगती हूँ घर की, कि कुछ अलग ही हो जाए, कुछ लाइफ नई एंजॉय तरह करना इसी को कहा जाता है। हाँ, बस लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत बस बढ़िया। सोचने के अलावा बस ये करती हूँ मैं कि लाइफ़ को एन्जॉय करती हूँ। बहुत खूब। चलिए, अब मैं प्रश्न पूछती हूँ अपना पहला। अर्चना, जब आपको एक कविता लिखनी होती है तो आपको क्या चाहिए रहता है? एक विषय चाहिए रहता है, एक भाव चाहिए रहता है, मतलब शुरू कैसे होती है आपकी एक कविता लिखना? उसके लिए क्या चाहिए रहता है आपको? कविता तो बिना भाव के होती नहीं है और विषय से अलग भाव होता नहीं है। हर विषय में आपको भाव तो रहेगा, चाहे आप कोई भी विषय लें, उसमें आपको उसके अनुसार भाव डालना पड़ेगा। तो हम्म, और कविता बिना भाव के, बिना रस के होती नहीं है। तो 8 रस है वैसे और एक रस शांति रस जो है उसको सिर्फ़ आप नाटक में नहीं यूज़ करते, बाकी कविताओं में 9 रसों का इस्तेमाल होता है जो कि भाव से जुड़े होते हैं। तो बिना भाव के कविता होती नहीं है और कोई भी विषय बिना भाव से होता ही नहीं है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दोनों ज़रूरी बिल्कुल। है कविता के लिए। इवन मैं ये आपको प्रतियोगिता में भी एक विषय भी मिल जाए, एक शब्द मिल जाए या एक लाइन मिल जाए, तो पहले आपको एक खोजना पड़ता है, एक भाव खोजना पड़ता है, तब आपकी हाँ, शुरुआत होती है। बिल्कुल, तो इसके साथ ही एक कविता भी हो जाए। कविता। कविता सुनाएंगी, गजल सुनाएंगी, कुछ भी। वैसे तो मुझे मेरी सबको गज़ल अच्छी लगती है, वो भी प्यार मोहब्बत से रिलेटेड। लेकिन मैंने सोचा है कि इस बार थोड़ा कुछ मैं अलग सुनाती हूँ। चलिए, स्वागत है। है तो गज़ल ही लेकिन इसका जो विषय है वो अलग है। इसका विषय है नारियाँ, नारियाँ जो होती हैं।
और ये जी। एक मतलब एक सच्चाई है जो कि अ, ये 90% लोगों की सच्चाई है, 10% ही लकी होंगे। तो ऐसा है, तो उससे मेरी ये गजल है कि कैद जिस घर में रहे उसको सजाती नारियां, कैद जिस घर में रहे उसको सजाती सजाती नारियां, नारियां। आज भी अपमान सहकर मुस्कुराती नारियां, आज क्या भी बात, क्या अपमान बात। सहकर मुस्कुराती नारियां, और पार करना चाहती दहलीज उस किरदार की, पार करना चाहती दहलीज उस किरदार की, भार जिसका ढो रही जीवित कहाती नारियां, भार जिसका ढो रही जीवित कहाती नारियां, और ताजगी के कुछ पलों की हसरतें दिल में लिए, ताजगी के कुछ पलों की हसरतें दिल दिल में में लिए। लिए, आसमां को देखती फिर लौट जाती नारियां, वाह। आसमां को देखती फिर फिर लौट लौट जाती जाती नारियां, नारियां। छुपके। और कस दिया है और फंदा जेवरों ने इस तरह, कस दिया है और फंदा जेवरों ने इस तरह, घोटती है दम कसावट छटपटाती नारियां, घोटती है दम कसावट छटपटाती नारियां, और हो गए बूढ़े सभी अरमान जिनके वे सभी, हो गए बूढ़े सभी अरमान जिनके वे सभी, बारहा वो बुलबुलों सी फूट जाती नारियां, फूट जाती बारहा नारियां। वो बुलबुलों सी फूट जाती नारियां। और आंख भी खोलो जरा तुम कान के कच्चे सुनो, आंख भी खोलो जरा तुम कान के कच्चे सुनो, काजलों की ओट में कुछ सच छुपाती नारियां, काजलों की ओट में कुछ सच छुपाती नारियां, और वेग झरने का रिझाए क्यों नहीं प्रतिपल कहो, झरने को मैंने यहाँ एक पुरुष से तुलना की है, पुरुष और झील को स्त्री से, कि वेग झरने का रिझाए क्यों नहीं प्रतिपल कहो, झील बन जब वह स्वयं तटबंध पाती नारियां, झील बन जब वह स्वयं तटबंध पाती नारियां, नारियां। और है मिथक ये बात देवी रूप उनको मानते, है मिथक ये बात देवी रूप इनको मानते, गलफड़ों से रक्त रिश्ता मात खाती नारियां, गलफड़ों से रक्त रिश्ता मात मात खाती। खाती नारियां। और इसका मकता है कि इस धरा पर आसमां का ही सदा अधिपत्य है, इस धरा पर आसमां का ही सदा अधिपत्य है, आसमान के हिसाब से हमेशा धरती का मौसम होता है, अगर ज्यादा धूप हो जाती है तो बंजर हो जाती है, और बारिश हो जाती है तो हरियाली हो जाती है। भगवान ने भी ऐसा ही कर दिया है कि आसमान के हिसाब से धरती का भी वजूद, तो वही मैंने लिखा है कि इस धरा पर आसमां का ही सदा अधिपत्य है, तो विधाता का नियम क्या तोड़ पाती नारियां, तो विधाता का नियम क्या तोड़ पाती नारियां। बहुत खूबसूरत। आज भी हमारे भारत में इस तरह के बहुत घर, बहुत, जहाँ यही दशा होती है, और इतनी खूबसूरती से बयान किया, स्पेशली ये लास्ट वाला, कि धरती का जो अ, मौसम है वो भी आकाश पे निर्भर करता है। और मैंने यूं ही आपकी तारीफ नहीं की थी, है ना? तो बहुत खूबसूरत। तो अर्चना, चलिए अब थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, क्या रैपिड कहते फायर, हैं? जी। ओह माय गॉड, हो जाए। लग रहा है कुछ नया। तो ये है कॉफी विद पूनम। तो कॉफी विद ओके, पूनम में आपका स्वागत है। वेयर इज माय कॉफी। आपकी कॉफी आप संजीव को बोलिए, बना के लाते हैं जल्दी से। रणजीत तो किचन में चले जाए, वही खूबसूरत होगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, आपको क्या ज्यादा पसंद है? अगर आधा घंटा आपके पास है तो पड़ोसन के साथ गपशप या कविता लिखना? तो इसका आंसर कैसे देना है? फास्ट रैपिड फायर राउंड है। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी। देख, एज एज अ वुमेन मुझे गॉसिप करना पसंद आएगा, हाँ। लेकिन ये तो हो गई पार्ट ऑफ जोक। हम्म। वैसे
जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी होता है और जिंदगी जीने के लिए खान पान जरूरी होता है, उसी तरह मुझे जिंदा रखने के लिए कविता लिखना जरूरी है और जिंदगी जीने के लिए यार दोस्तों पड़ोसियों में का साथ और परिवार का साथ माने आपको जरूर है। दोनों चीज चाहिए। चलिए, बढ़िया। अगला अगला क्वेश्चन, छंदबद्ध रचना या छंद मुक्त रचना? छंदबद्ध रचना या मुझे लगता है कि जब आप घर में रहती हैं तो भी आप पूनमी है, और जब आप हाँ, बाहर निकलती हैं तो थोड़ा सा मेकअप लगा के, तो तब जब आप अपने आप को आईने में देखती हैं तो कुछ तो उसका इफेक्ट अलग लगता होगा। तो वही हाँ, होती है बद्ध रचना और छंद मुक्त रचना का अंतर। तो कविता तो आपकी ही होती है, पर थोड़ा सा बिल्कुल। उसमें श्रृंगार जरूर प्रेजेंटेशन तो चाहिए, फिर प्रेजेंटेशन चाहिए तो उसके लिए छंदबद्ध रचना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरी या कीप नोट्स ऑन फोन? वैसे मुझे मालूम है इसका जवाब, लेकिन ये डायरी, मैं इसका तो एक शब्द डायरी। भी मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल। कि कोई भी कीमती जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसका आप हार्ड कॉपी बनवाते हैं ना, तो मेरे लिए तो इससे कीमती कुछ है ही नहीं, तो मैं डायरी में लिखना पसंद करती हूँ। चलिए, नेक्स्ट है, ऑफलाइन कवि सम्मेलन या ऑनलाइन कवि सम्मेलन? देखिए, एक कवि को प्लेटफॉर्म मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑफलाइन में आप ज्यादा सीख पाते हैं, क्योंकि आपका ऑफलाइन वहाँ में पे ज्यादा। भी होता है, आपको ऑडियंस को इन्वॉल्व भी करना होता है, तो आपको वहाँ बिल्कुल। पे सीखने को मिलता है। तो ऑफलाइन में ज्यादा पसंद। चलिए, बढ़िया। आखिरी क्वेश्चन है, पूनम का चांद या पूनम मल्होत्रा? जवाब अब आपका दूसरा, सेकंड ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो आप ये क्वेश्चन स्किप कर सकती हैं। पूनम का चांद या पूनम मल्होत्रा? अच्छा, जब देखो, पूनम मल्होत्रा भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मतलब तो दोनों का एक ही है। ठीक है, मेरे लिए तो एक ही मतलब है। मैंने तो आप पे एक कविता भी लिखी है, इसके लिए मुझ आपको उसी पे? से क्या कंपेयर बात, क्या बात। किया, जो मैंने आपको सुनाई थी। तो मैंने आपको पूनम के चांद से ही कंपेयर किया था, मेरे एक ही बात है, इसीलिए मैंने किया था। चलिए, तो मुझे मुझे जवाब मिल गया, मैं खुश हूँ। चलिए धन्यवाद। अर्चना, ये तो थोड़ा मजाक हो गया, अब कुछ एक सीरियस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आप बहुत सरल शब्दों में अपनी कविताएं लिखती हैं, तो ये सरल होना कितना कठिन है? सरल शब्दों में अपनी बात को कहना कितना कठिन है? मुझे लगता है कि मैं दोनों ही सरल और कठिन, जटिल दोनों शब्दों में मैं लिखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि साहित्यकार होने के नाते अगर आप साहित्य को जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको जटिल शब्दों का भी इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि आपको उससे आप साहित्य जिंदा रखेंगे। और जहाँ तक सरल शब्दों की बात है, तो आप आम जनता तक अपनी जो आप जो कह रहे हैं वो आम जनता को एकदम से सीधे उनके दिल तक पहुंचती है। पहुंचना अगर आप चाहिए उन तक, समझ आना चाहिए उन्हें। सुनते हैं तो वो अच्छी तरह से वो आप समझ पाते हैं। लेकिन अगर साहित्य की बात है तो आपको कठिन शब्दों में भी लिखना जरूरी है, उससे आप अपने साहित्य को जिंदा रखेंगे। तो इसलिए क्या है कि आपको ये भी दोनों चीज ही जरूरी है, मेरे ख्याल से दोनों ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल, आप। क्योंकि मैं आपकी कविताएं जब पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत बहुत आसानी से समझ में आता है, तो मुझे लगता है हर कोई कनेक्ट कर पाता है उनसे, तो इसलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न रखती हूँ जो मेरे जहन में बार बार आता है, कि जब हम दूसरों की कविताएं पढ़ते हैं, चाहे वो बड़े लेखक हों या हमारे आसपास के लोग हों, हमारे दोस्त हों, जिनका भी है, हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो उनका, कईयों के भाव गुण हमें बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, कईयों का शब्द विन्यास बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम लिखने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो भाव कभी जहन में आ जाते हैं, कभी भाव आ गया या कभी वो शब्द वैसे वाले किसी एक कविता के कुछ शब्द हमारे जहन में आ जाते हैं। तो जो वो चीज है, वो जो जहन में आना है उसका, तो हम ये कितना उचित है कि हम उन्हीं से थोड़ा सा इंस्पायर होके लिखने लगते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? मुझे लगता है कि अगर आप किसी की रचना पढ़ के और उसके बाद आपके मन में अगर कोई भाव उत्पन्न हो रहा है उसी से रिलेट, तो ये बहुत स्वाभाविक है।
लेकिन अगर आप उसका एज इट इज उसका लेके और उसमें आप कुछ शब्द मिला के और उसको तोड़ मरोड़ के डाल दें तो ये उसके साथ अन्याय है। तो ये मानना है कि आप उसके भाव से आप एक आपका अपना भाव निकलता है तो वो ठीक है, लेकिन आप उसी का शब्द लेके उसी के भावना लेके और उसी चीज को आप शब्द और उसमें डाल के अपना कह के कहेंगे तो ये मेरे ख्याल से अनुचित है, क्योंकि एक उसकी अपनी थॉट है, वो कैसे वो डालता है वो चीज। तो अगर आप उसका शब्द ले रहे हैं या फिर तो उसका नाम मेंशन करके आप अपनी आगे कविता लिख सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर जिसका जो थॉट है उसका उसका ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बिल्कुल, कविता। मेरे को जवाब मिल गया। आपने बोला किसी का अगर हम पढ़ते भी हैं, अगर भाव पसंद भी आता है, तो अब जब हमारे जहन में आ रहा है तो उससे हम अपना भाव लेने की कोशिश करें। हमें जिस भाव में लिखना है वो लेने की कोशिश करें। एज इट इज वो लेना थोड़ा सा गलत हो जाता है, उचित नहीं है। आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रियंका जी है, वो कलम हम्म, के जादूगर भी है वो। तो वो आई थी तो उन्होंने गाय गौ माता पे लिखा था कि जैसे वो पन्नी खाती है, वो ऐसे घूमती रहती है। मुझे उसका बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने भी सोचा कि कभी मैं भी लिखूंगी गौ माता पे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सारी चीजें उठा के मैं उसमें डाल दूँ, वो नहीं है। मुझे उससे ये थॉट आया कि हाँ गौ माता पे लिखना चाहिए, बहुत अच्छा उसने दिया है, और जो जो वास्तविकता उसने कविता में दर्शाई है तो उससे मैं इंस्पायर हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका वो चीज ले लो, बस वो थॉट कि गौ माता पे लिखना है और जो उनकी दुर्दशा भी है उस वो चीज बस आप लो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। ये एग्जाम्पल मैंने दिया। चलिए, बहुत सही कहा आपने। अब आगे क्या, कुछ सुना दीजिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं कुछ अब अलग ही सुनाऊंगी आज लास्ट में। अपना एक जो मेरा है वो तो मैं सुनाऊंगी, लेकिन जी एक जी। जो है मैं फिर जो समाज का जो वास्तविकता है उसी पे सुनाऊंगी, सुना देती हूँ। अब- अभी मैंने 5 मिनट पहले डिसाइड किया कि मेरे को क्या सुनाना, तो मैंने सोचा अलग ही थोड़ा। ये जो है ये छंद मुक्त रचना है। छंद ठीक। मुक्त क्या है कि हाथों में एक फाइल सी थी, चेहरे पर बेचारगी। हाथों में एक फाइल सी थी, चेहरे पर बेचारगी। दिख रही थी फिक्र माथे, आंखों में नाराजगी। दिख रही थी फिक्र माथे, आंखों में नाराजगी। पार्क की एक बेंच पर बैठा खुद से बात करता। पार्क की एक बेंच पर बैठा खुद से बात करता। उठ कर बेचैनियों में जैसे रह रह कर वो टहलता। उठ कर बेचैनियों में जैसे रह रह कर वो टहलता। एक शख्स जिसकी जिंदगी में उलझनों का अंबार था। एक शख्स जिसकी जिंदगी में उलझनों का अंबार था। अच्छी खासी डिग्रियां थी पर वो बेरोजगार था। अच्छी खासी डिग्रियां थी पर वो बेरोजगार था। जाने कितनी दूर थी अब पहुंच से उसकी सफलता। जाने कितनी दूर थी अब पहुंच से उसके सफलता। रोज एक उम्मीद लेकर अपने घर से वो निकलता। रोज एक उम्मीद लेकर अपने घर से वो निकलता। शाम को नाकाम होकर लौटता था घर को वो। शाम को नाकाम होकर लौटता था घर को वो। प्रश्न करती माँ की आंखें, पर उसका कोई उत्तर तो हो। प्रश्न करती माँ की आंखें, पर उसका कोई उत्तर तो हो। घर में उसकी मौजूदगी भी अब सभी को खल रही थी। घर में उसकी मौजूदगी भी अब सभी को बोझ लगती। वो जानता था सब मगर लाचारगी खामोश करती। वो जानता था सब मगर लाचारगी खामोश करती। उच्च कुल में जन्म होना क्या एक अभिशाप है? उच्च कुल में जन्म होना क्या एक अभिशाप है? अव्वल आया हूँ अभी तक, क्या ये भी मेरा पाप है? अव्वल आया हूँ अभी तक, क्या ये भी मेरा पाप है? पद भी उसको वो मिले जिसका वो हकदार है। पद भी उसको वो मिले जिसका वो हकदार है। दलित है तो ये नहीं सर्वस्व उसका अधिकार है। दलित है तो ये नहीं सर्वस्व उसका अधिकार है। तुम कहो तो मैं जला दूं डिग्रियां ये आज सारी। तुम कहो तो मैं जला दूं डिग्रियां ये आज सारी। आत्मा पर चोट करती है अभी तक बेरोजगारी। आत्मा पर चोट करती अब मेरी बेरोजगारी। सामने कोई नहीं था, सामने कोई नहीं था, प्रश्न वो करता रहा। फिर थके कदमों से अपने घर की ओर चलता रहा।
फिर थके कदमों से अपने घर की ओर चलता रहा। एक शख्स की नहीं ये एक शख्स की नहीं ये जाने कितने घरों की कहानी है। एक शख्स की नहीं ये जाने कितने घरों की कहानी है। और काबिल सब बेरोजगार है, आरक्षण की मेहरबानी है। काबिल सब बेरोजगार है, आरक्षण की मेहरबानी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इस तरह की कविताएं लिखकर आप तो शायद छोटी रही होंगी, उस टाइम पे नहीं होगा ये सब। हमारे टाइम पे काफी ज्यादा रहा इस चीज का, कोटा का। तो उस समय घर घर की कहानी यही होती, कहीं नौकरी नहीं मिलती थी, एडमिशन नहीं होता था। तो बहुत खूबसूरती से बोला आपने। तो चलिए आगे प्रश्न पूछूं। अगला मेरा सवाल है कि आपसे भी शायद कई लोग पूछते होंगे कि आप कैसे लिख लेते हो। तो कवि होने के लिए आपको, कवि या कवित्री होने के लिए आपको भावुक होना, संवेदनशील होना ज्यादा जरूरी है, या ऑब्जर्वेंट होना ज्यादा जरूरी है? तो कवि होने की क्या शर्तें हैं आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से तो कवि होने की कोई शर्त ही नहीं है। कवि तो शर्तों पे काम ही नहीं करता। कवि ही ये कहता है कि उसके मन में जो आता है वो वही करता है, लिखता हाँ, वही है वो। इसीलिए उसको उसकी कलम को तलवार कहते हैं, क्योंकि तलवार से कलम की तुलना इसीलिए की गई है क्योंकि वो बेखौफ होती है कलम। तो उसका तो कोई लेकिन ये बात जरूर है कि कवि में ऑब्जर्वेशन ज्यादा होती है, वो इनबिल्ट होती है उनमें ऑब्जर्वेशन ज्यादा होती है, वो इमोशनल होते हैं। तो कहावत तो पहले से ही बनी है कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती वहां तक कवि का वो सोच चली जाती है। तो कवि होने की कोई शर्त नहीं है, कवि तो सीमाओं से परे है। और ये सब खूबियां जो है उसके खुद खुद के अंदर होती है, तभी वो लिख भी पाता है। क्योंकि एक हर इंसान के अंदर हर तरह की फीलिंग फीलिंग है, लेकिन उसको उसी तरह से अपने जो वो सोच रहा है उसको उसमें ढालना, वो एक कवि पद एक्सप्रेस की, करना। बिल्कुल। क्योंकि उसमें वो क्षमता ज्यादा होती है आम लोगों की अपेक्षा। बिल्कुल, मतलब भावुक होना भी, ऑब्जर्वेंट होना भी, दोनों जरूरी है। क्या इनबिल्ट होता है उनमें, तभी वो लिख पाते हैं। और ये गॉड गिफ्टेड है, ये क्रिएट नहीं किया जा सकता। अगर आपने लेट लिखना भी स्टार्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी कभी क्या होता है ना कि वो जीन्स है ना, बच्चे में नहीं जाके पोते में और दादी में पोते में जाके वो होता है ना, ऐसा लिखा था। तो इसीलिए आपने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप में नहीं था। चलिए तो खानदान में देखना पड़ेगा कौन लिखता था पहले। नहीं ये जैसे कि मेरे खानदान में कोई नहीं लिखता था। तो मेरे घर में मुझे आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं पूरी कविता बनी मेरे दिमाग में आती थी, कुछ कोशिश ही नहीं करी। शुरू शुरू में मैं पूरा वही, तब अगर 2 बजे रात में आ रहा है तो पूरा ही लिख देती थी। मुझे कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता था। और मुझे कुछ पता नहीं था, काफिया रदीफ और कुछ पहल वहल कुछ छंद मुक्त मैं लिखती थी और वो मेरे दिमाग में आती थी कविता। लेकिन उसके बाद मतलब ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सब गॉड गिफ्टेड होता है, ये चीज चलिए, होती है। अर्चना आप बहुत सी विधाओं में भी लिखते हो। मैंने भी जो आपकी 4 पंक्तियां पढ़ी वो आल्हा छंद में थी। ठीक। तो इतनी सारी विधाओं में पारंगत हो आप, आपकी प्रिय विधा कौन सी है? किसमें लिखना सबसे ज्यादा पसंद है आपको? मुझे सबसे ज्यादा पसंद है गजल लिखना, बहर में लिखना मुझे बहुत ही पसंद है। और मुझे वही लिखना पसंद है, और मैंने देखा भी कि लोग मुझे उसमें ज्यादा पसंद भी करते हैं। पसंद किया और जाता है। मुझे लगता है कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो शायद मैं उसमें ज्यादा अच्छे से लिख पाती हूँ, इसलिए शायद दूसरों से भी मुझे अप्रिसिएशन मिलता है इस बात का। और मुझे खुद भी बहुत ही पसंद है गजल लिखना, मुझे इतना पसंद है कि मैं जबरदस्ती दूसरे छंद लिखती हूँ कि भाई सब लिखना चाहिए। गजल लिखना मुझे बेहद बढ़िया, गजल आपकी पसंदीदा है। तो अर्चना, विधाएं सीखना क्यों और कितना जरूरी लगता है आपको? विधाएं सीखना तो बहुत जरूरी लगता है मुझे, क्योंकि जब तक मैं लिखती थी तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ। जब मैं पहले लिखती थी
मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे और वो सीखना चाहिए। लेकिन जब मैं सीखने लगी तो मुझे लगा कि मैं तो जितना सीख रही हूँ कम है, क्योंकि एक सागर है ये, और उसमें आप डुबकी लगाते जाओ और आप गहराई जाओगे तो आपको लगेगा कि अरे ये सब मैंने मिस कर बहुत दिया कुछ था। है सीखने को। ये सब मैं मुझे सीखना है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। तो मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि है तो आप वही पूनम मल्होत्रा, लेकिन आप जब आप आपका खुद ही लुक प्रेजेंटेबल रहेगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। तो वो बिल्कुल। विधा है जहाँ से आपके कविता को श्रृंगार, आपकी कविता का श्रृंगार विधा करती है, मेरे ख्याल से ये। तो विधा में बिल्कुल। लिखता है कि जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि आप मतलब ऐसा भी छलमुख भी कभी कभी लिखना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि छलमुख लिखेंगे कि आपकी कविता अच्छी नहीं होगी। तो ये ऐसा बिल्कुल भी ये सोच तो नहीं रखनी चाहिए कि जो छंदबद्ध जो होती है वो रचनाएं ज्यादा अच्छी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जिनकी हम्म। रचना अच्छा नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ही पॉपुलर होती है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इसको एक अपने आप को उस तरह से, उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए अपने आप को, लेकिन सीखना जरूरी है, ये मैं जरूर कहूंगी कि अगर आप बिल्कुल। जैसे हिंदी हिंदी जब बचपन में आप हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, तो आपको व्याकरण सिखाते हैं ना, ग्रामर हम्म। सीखते हो ना आप, तभी जाके आपकी परफेक्शन आती है। तो उसी तरह से ये जो है ये मतलब साहित्य का व्याकरण है। तो इसके बिना तो आपका थोड़ा सा, हिंदी तो आप बोल लेंगे लेकिन व्याकरण के साथ अगर ग्रामर के साथ अगर बोले तो कितना अच्छा लगेगा। तो उसी तरह की कविताएं भी, इसलिए मेरे बिल्कुल। ख्याल तो से विधाएं सीखना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि नए कलमकारों के लिए आपके सुझाव, वो भी अभी सीख रहे हैं, तो अ, साथ में सारी विधाएं सीखना चलता रहे तो भी ठीक है, या किस विधा को कितना टाइम देना चाहिए, या पहले कौन सी विधा सीखनी चाहिए, इसके बारे में आप नए कलमकारों को क्या सुझाव दोगे? जो एकदम से नए हैं उनको तो पहले अपना भाव जो है वो एज इट इज वो लिखे, उसके बाद उसका थोड़ा सा तुकबंदी देखे। तो पहले उनकी तुकबंदी हो रही है, उसके बाद उनको जो है सबसे पहले अगर आप मुझसे ये पूछे कि विधा कौन सी सीखनी चाहिए, तो वो मैंने आपको आपको भी शायद पहले बोला था मैंने कि दोहे से दो। स्टार्ट, क्योंकि दोहा जो होता है वो सिर्फ दो लाइन का होता है, और उसमें आप जितना दिमाग खर्च करके दो दो लाइन आपको बनानी है, उससे आपका दोहा बन जाएगा। और बाकी हम्म। विधाएं उसमें तो आपको लंबा लिखना पड़ेगा, उसमें आपका साथ में ज्यादा आपको वक्त। काउंट करना भी आ जाता है। तो मात्रा भार सीखने के लिए हम्म। आपको दो सीखना जरूरी है। उसके बाद आप अब आप देख रहे हैं कि कोई आदमी वहां पहुंच गया, तो वो तो आपसे पहले निकलेगा तो वो पहुंच गया, आप दौड़ेंगे, आप आराम से चलिए। तो ये है कि किसी की होड़ में नहीं लगना चाहिए, आप धीरे धीरे आराम से अपना समय लेके सीखिए। और मेरे ख्याल से तो दोहे से स्टार्ट करना चाहिए। आप अपना दोहे से, दो लाइन का होता है 13-11 मतलब बात, बिल्कुल, उससे आप। बहुत खूबसूरत बात बोली आपने कि अपने पेस पे चलना चाहिए, आपको किसी को देखकर भागना नहीं है। आप धीरे धीरे सीखते जाइए, बढ़ते जाइए, तो वो अपने लिए ही अच्छा रहता है। ये बात तो भी है चलिए। यहाँ, कैपेसिटी के हिसाब से भी कोई कोई जो है बिल्कुल जल्दी सीख, बिल्कुल। तो फिर वो आगे बढ़ सकता है। उसका जरूरी नहीं है कि वो वही दोहे ही लिखता रहे, ऐसा नहीं है। कैपेसिटी हम्म। के हिसाब से अगर आप जल्दी सीख पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, तो आप फिर बोला सीखिए, फिर आप छंद सब लिख सकते हैं। और सबसे बिल्कुल माने। अधिक चाहिए, क्योंकि गजल में तो बहुत थोड़ा मात्रा पतन भी होती है, गिराया होती है, बहुत सारी चीजें। और लोग आप अक्सर देखेंगे वो कहेंगे कि अरे इसमें तो इसकी मात्रा ज्यादा हो रही है। आप पहले नॉलेज लीजिए, उसके बाद दूसरे को बोलिए, क्योंकि हम्म। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि सबसे लास्ट में गुजर सकता है। माने अपना समय लेकर तब सीखना चाहिए, भागना नहीं है, दौड़, किसी दौड़ में भी नहीं आना आपको। लेकिन तो आप चलिए जो किस। से पहुंच रहा है आपको इसमें तो आना नहीं है कि ठीक है आप बिल्कुल। जैसे स्टार्ट करते हैं वो वैसे पहुंचते हैं। कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ। तो चलिए एक आखिरी कविता या गजल जो भी आप सुनाना चाहो अपनी पसंद का। तो ठीक है, मैं अभी जो है आपको अपनी गजल सुना देती हूँ। जी। तो उसका मतलब है कि नहीं लिखती कभी अशार, नहीं लिखती कभी अशार, बस अशार कागज पर
लिखा है यार मैंने तो तुम्हारा प्यार कागज पर, लिखा है यार मैंने तो तुम्हारा प्यार कागज पर। और इसका हुस्न मतलब है कि छुपाया ही नहीं खुद को, लिखे हर भाव कागज पर। छुपाया ही नहीं खुद को, लिखे हर भाव कागज पर। और मिलूंगी मैं नहीं घर में, मेरा संसार कागज पर। मिलूंगी मैं नहीं घर में, मेरा संसार कागज पर। और तुम्हें जब भी लिखा मैंने, खिली हूँ फूल के जैसे। तुम्हें जब भी लिखा मैंने, खिली हूँ फूल के जैसी। तभी तो देख लेती हूँ सनम गुलजार कागज पर। तभी तो देख लेती हूँ सनम गुलजार कागज पर। और शजर की बात हो या फूल की काटे गुलिस्ता के, शजर की बात हो कि फूल या काटे गुलिस्ता के। कभी नरमी दिखी मैंने, कभी अंगार कागज पर। कभी नरमी दिखी मैंने, कभी अंगार कागज पर। और सुनो, तुम भी लिखो ना कुछ कि जो महसूस करते हो। सुनो, तुम भी लिखो ना कुछ कि जो महसूस करते हो। कभी खाली करो दिल में रखा गुबार कागज पर। कभी खाली करो दिल में रखा गुबार कागज पर। और तुम्हें फुर्सत मिले तब तो हमारा हाल भी पूछो। तुम्हें फुर्सत मिले तब तो हमारा हाल भी पूछो। हम ही ले फिर रहे तुमको अभी सरकार कागज पर। हम ही ले फिर गजब। रहे अभी सरकार कागज पर। और तुम्हें है और लिखना अर्चना सैलाब लाना। तुम्हें है और लिखना अर्चना सैलाब लाना है। अभी तो बूंद भर लिखा, अभी तो बूंद भर है बस लिखा जो प्यार कागज पर। अभी तो बूंद भर है बस लिखा जो प्यार बहुत खूब, बहुत खूब। इसके बिना तो आज का कार्यक्रम पूरा ही नहीं होता। बेहद खूबसूरत। कागज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आंसर्स तो आपसे हो गए। तो इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ कहना था मुझे। तो हम लोग जब विषय देते हैं। मैं भी यही आपसे पूछ रही थी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि जब आप ये मतलब प्रतियोगिता आप लोग रखते हैं, हर महीने रखते हैं और आप विषय देते हैं, तो आपको किस तरह की कठिनाई कोई आती है, या आपको लगता है कि मतलब किस तरह से जो लिखने वाले भी हैं वो आपकी बात समझें, और वो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहता है कि जब आप देते हैं, और क्या थैंक आपका यू उस अर्चना। आज इसके बारे में मैं सोच भी रही थी कि मैं बोलूं, बात करूं, तो आपने बहुत अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछकर। जब भी हम लोग विषय का चुनाव करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमारे दिमाग में रहते हैं कि हम लोग ऐसे विषय चुने जिनसे कुछ जानकारी बढ़े। आप उसके विषय में और जाने, आप गूगल करें, चाहे कहीं से भी जानकारी निकालें। वो सकारात्मक विषय होने चाहिए। उनसे आपको अपने बारे में और जब आप लिखते हो तो आप अपने आप को और जान पाओ, अपनी भावनाओं को और जान पाओ। तो ये ध्येय पूरा तभी होता है जब अब कठिनाई की बात आपने करी, तो कई बार होता है कि जो हम दे दिया जाता है रेफरेंस के लिए किसी भी एक टॉपिक पे, तो आप उससे अलग हट के भी जानकारी इकट्ठा करें, तब उस पे लिखें, तो सबका अलग अलग भी होगा और उसमें ज्यादा मजा भी आएगा। तो इसी तरीके से अगर पंक्तियां बोली जाती हैं कि 12 पंक्तियों की लिमिट है, तो 12 पंक्तियों में ही आपको अपनी बात को खूबसूरती से कहना है। पहली 2 पंक्तियों में आप उसकी भूमिका बांध दीजिए, बाकी पंक्तियों में उस विषय के बारे में लिखिए। और पंक्तियां गिनने के लिए कई बार देखा कि बहुत लंबी लंबी कविताएं आती हैं। तो कविता उसमें रेफरेंस भी दिया गया है कि अगर दोहा 2 पंक्तियों का होता है, तो एक पंक्ति आपकी दोहा की पंक्ति के कहीं ना कहीं बराबर होनी चाहिए। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपकी 12 पंक्तियां होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अब कम शब्दों में अपनी बात कहना भी एक प्रतियोगिता का हिस्सा ही होता है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे
कई बार हम लोग दे देते हैं कि इंटरनेशनल डे होता है कोई, तो आप उस डेट को उसमें कविता में मत यूज करिए, आप कविता को अपने लिए लिखिए। आप ये नहीं सोचिए कि प्रतियोगिता को प्रतियोगिता के जैसा लिखना है। आप जब बाद में उस कविता को पढ़े तो आपको अच्छा लगना चाहिए, एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए। तो अपने तरीके से लिखिए, आपको बहुत सारी उसमें जानकारी इंफॉर्मेशन नहीं डालना है, अपनी कविता को अपने तरीके से खूबसूरती से, लेकिन विषय के जो आसपास ही घूमता हो तो वैसे लिखना है। बाकी तो थर्ड राउंड में जैसे विधा दी जाती है तो जरूर जरूर उसको अटेम्प्ट करें, उसको जरूर करने की कोशिश करें, सीखें। गलत होता है कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएगा। तो सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है। जी अर्चना ये जी। जीता जागता उदाहरण आप हैं, क्योंकि आपने बहुत, मैंने आपकी मेहनत देखी है इसमें। जब आपने जीती थी पोएट ऑफ द मंथ, तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि इस बार आप जीतेंगी, पढ़ के उसका वो पढ़ के ही मैंने बोल दिया था। तो मैंने आपकी मेहनत लगन देखी है कि आपने सीखा और उसके बाद लिखा, आपने छोड़ा नहीं इसको। तो ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो इसी तरह से शुक्रिया। सबको, मॉडरेटर को फॉलो करना बिल्कुल चाहिए। नहीं, बिल्कुल सीखना तभी हो पाता है, आप अपने आप से इतना नहीं कर पाएंगे। आप प्रतियोगिता में भाग लेते हो तो आपको एक लगता है कि नहीं अब आपको सीखना ही है, और आप आगे भी तभी बढ़ पाते हो। तो बस ये सब चीजें हैं, सब ये चीज ध्यान में रखें तो बहुत बढ़िया। और तो जिस कल आज हाँ जी। से जितना आप जुड़ी हैं इस मतलब कलम के जादूगर मंच पर, तो मुझे लगता है कि श्रेय जी बहुत लकी है कि ऐसी मॉडरेटर उन्हें मिली है कि श्रेय जी आप सुन रहे हैं ना? तन्मयता से आप जुड़ी हैं इस मंच के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप पूरा अपना 100% देती हैं। और हमारी फोन पे बात होती है तो मुझे पता लगता है इससे आपका जो है इस मंच के प्रति। और मुझे भी ये मंच बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी गई थी वहां पे, मैं सबको कह रही थी कि कलम के जादूगर मंच से जुड़ जाओ। और और वहाँ उनका प्रोग्राम होगा ना तो हम मिलेंगे उसमें। तो मुझे अंजना जैन जी ने कहा कि मुझे लगता है आप यहाँ कलम के जादूगर प्रमोशन प्रमोशन कर, करने आए। लगता है मैं क्या करूँ। और मैं इस मंच से जीती हूँ जब वो साहित्य सम्मान जब जीती थी मैं, तो मेरे पापा यहाँ पे थे। और इस बार भी जब मैंने ये पोएट ऑफ द मंथ जीता तो भी मेरे पापा थे। तो वो महीने का था और ये भी। तो मेरे पापा ने कहा कि जैसे तू मेरे लिए लकी है वैसे मैं भी तेरे लिए आज मुझे महसूस हो रहा है। मैंने कहा हाँ पापा बिल्कुल। पापा मुझे बिल्कुल। बहुत बहुत खुश हुए, कह रहे कि पिछली बार भी वो थे जब साहित्य अकेडमी वाला साहित्य सम्मान तो मुझे मिला था कलम के जादू। होता क्या है, आप जिस भी चीज में जाएं आप अपना 100% दीजिए, चाहे वो आप मॉडरेटर बने हैं या प्रतियोगिता कर रहे हैं या प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। आप 100% दोगे तो हमेशा आपको सफलता मिलेगी मिलेगी, और नहीं भी मिलेगी तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सीखने के तो हमें मिलता है श्रेय जी से, क्योंकि वो हमेशा बैकफुट पे रहते हैं और हमेशा लगे रहते हैं। वो सब दूसरों को मतलब चांस देते हैं, बिल्कुल लेकिन वो पूरी मेहनत रहती है उनकी। पूरा 100% उनका रहता है। तो उससे सीखने को मिलता है कि यही एक मंच है मुझे, इसीलिए मैं इस मंच पे, मुझे और भी वो है कि मतलब आप देखो मोटिवेट करने के लिए हर हफ्ते बुक्स देते हो। हर हफ्ते आप अपनी तरफ से बुक्स देते हो और ये आप ट्रॉफी देते हो अपनी तरफ से। हर किसी से कोई चार्ज नहीं है। मैं देखती हूँ अन्य पटलों से मैं जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पे मैं बहुत देखती हूँ हमेशा किसी न किसी मतलब अमाउंट की वहाँ पे रहती है। पर यहाँ पे कुछ नहीं, हर हफ्ते बुक्स देना और ऊपर से हर महीने ये अवार्ड देना अपनी तरफ से कुरियर करके आप घर भिजवा देते हैं। तो ये सब वो उनका ही मतलब एक साहित्य के प्रति उनका समर्पण है जो वो इतना कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है उनके लिए शायद श्रेय जी के लिए। चलिए उनकी तरफ से मैं शुक्रिया बोल देती हूँ अभी आपको। अब तो एक अर्चना, ये अर्चना मुझे पूरी उम्मीद है आज हम में से बहुत लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, कुछ सीखने को मिला होगा, विचार करने को मिला होगा। तो जिस तरह का आपका खूबसूरत लेखन रहा है, लेखन में सहजता है, सरलता है, मिठास है, जिंदगी के लिए उत्साह है, तो शब्दों की इसी खूबसूरती को हमेशा बनाए रखिएगा, बेहतरीन लिखती रहिए और ऐसे ही मुस्कुराती रहिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए दुआएं और शुभकामनाएं। अरे वाह, चलिए आपने हाँ, अच्छा दिखा दिया।
मैंने रखा हुआ था, मैंने कहा दिखाऊंगी, बहुत खुशी हुई चलिए, मुझे। ओके बहुत खुशी। अर्चना जी। ऐसे ही सब आने वाले सब कवि कवित्रियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका पठन ऐसे ही चलता रहे। श्रेय जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो अर्चना जी से बातचीत कर मुझे तो आज बहुत मजा आया। प्रश्नों के कई मुझे जवाब भी मिले। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली बार एक नए कलमकार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।